नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, यह दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम समझेंगे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या होता है और राष्ट्रवाद में इसकी क्या भूमिका है। विद्यार्थियों, सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है। मतलब जो बाकी सामाजिक समूह होते हैं वो अलग राष्ट्र, अपना अलग शासन और अपने आप में अलग भविष्य तय करने के अधिकार चाहने की एक अपनी कामना रखते हैं, अर्थात वे आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करते हैं। विद्यार्थियों, आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि अपना एक अलग पृथक अस्तित्व जो है वो बनाए रखे और उसकी मान्यता उसे दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से होती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं और जिनमें साझी पहचान का बोध होता है। और कुछ मामलों में विद्यार्थियों, आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं और इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति और संरक्षा से भी होता है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, उसकी संरक्षण करना है, इस आधार पर भी होता है। अब देखिए, बास्क में आत्मनिर्णय की मांग किस प्रकार से की गई कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही थी। और आइए देखते हैं, ऐसे एक मामले पर हम नजर डालते हैं। और बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है और इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा था। लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं थे और वे चाहते थे कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल ही तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत भिन्न है और उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मेल खाती है। और आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं और बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना उसे शेष स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है। विद्यार्थी, रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उसकी न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणालियां उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती थी। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। विद्यार्थियों, 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह फ्रैंको ने इस स्वायत्तता में और कटौती कर दी और उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके थे, लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह है और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका समाधान हो चुका है। विद्यार्थियों, क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? इस सवाल का उत्तर देने के पहले आप किन बातों की जानकारी लेना चाहेंगे? क्या आप दुनिया के दूसरे भागों के ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के ऐसे क्षेत्र और समूह के बारे में विचार कर सकते हैं जहां इस तरह की मांग की जा रही है? तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से बास्क जो है अपने आप को एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र जो है घोषित करने के लिए तत्पर था। दूसरी ओर यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आए और उस समय एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ लिया था। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों के पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति, एक राज्य की विचार को आजमाया गया और वर्साई की संधि से बहुत से छोटे और न स्वतंत्र राज्यों का गठन भी हुआ और उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव ही था। विद्यार्थियों, इसके अलावा एक संस्कृति, एक राज्य की मांग को संतुष्ट करने से राज्य की सीमाओं में बदलाव भी हुए और इस सीमाओं के एक और से दूसरे और बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और एक
इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए। अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं का बदला गया और इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। और इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। विद्यार्थियों, वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे, अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। और इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था विद्यार्थियों कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा कर दी। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह, जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे, के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तथा राजसत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध, हिंसा की चपेट में आते रहे और इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों की विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। वस्तुतः विद्यार्थियों, आज दुनिया की सारी राज सत्ताएं इस दुविधा में फंसी हुई हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए। इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत से लोगों का यह महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान यह है विद्यार्थियों कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्वपूर्ण रह सके और यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए है, बल्कि एक मजबूत एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो प्रश्न है उसको तभी हम खत्म किया जा सकता है, तभी उसको लाया जा सकता है कि हम उन अल्पसंख्यकों की अधिकारों की संस्कृति को और उनकी भाषा को, उनकी लिपि को बनाए रखने के लिए एक उनको सम्मान का दर्जा दें, उनकी निष्ठा को बनाए रखने का हमें दावा पेश करें और उनको समान अस्तित्व प्रदान करें, तभी जाकर के वे इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और हम इस राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के जो नए दावे से समय समय पर उभर रहे हैं, इन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद की। जहां हमने बात करी एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागने की, तो यह जरूरी हो जाता है विद्यार्थियों कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू कर दिया। और भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए। विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूहों एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राज्य की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया गया और इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं।
इसके अलावा क्या बात है विद्यार्थियों कि इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है, और इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना भी होगा, जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को भी मान्यता दे सके। विद्यार्थियों, यह उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी। फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़िग रहें, और यह विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं, और ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता एवं दक्षता का परिचय दे। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन ये नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। साथ ही यह भी संभवतः अवांछनीय भी होगा कि यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हों, और इसमें अल्पसंख्यक समूहों की समस्याएं और बढ़ें। इस अधिकार की अब यह पुनर्व्याख्या की जाती है कि इसका मतलब है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं विद्यार्थियों जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है, और आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं, तो राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के अनेक उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की राष्ट्रवाद और बहुलवाद, जिसमें एक ही राष्ट्र में बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुभाषी लोग रहते हैं, हमें एक राष्ट्रीयता के अंतर्गत रहना है। हम किसी जाति विशेष या किसी एक संप्रदाय को लेकर के हमने अपने राष्ट्र को नहीं आगे बढ़ाना है, बल्कि सभी को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, राष्ट्रवाद और रविन्द्रनाथ ठाकुर की समालोचना। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदता, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति की मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यह भी कहा, यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, और वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत की स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रिटानी प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रहे, और यह एक ऐसा विचार है जिसे ब्रिटानी सभ्यता में भी स्थान मिला। और टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते थे, और भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी की चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे, उनकी समालोचना उनके लेखन का स्थायी विषय था, और वे देश की स्वाधीन आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक रहे। उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है, और यह अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी राष्ट्रवादिता जो व्यक्त करी, वो मानवता के आधार पर करी, न किसी जाति संप्रदाय या भारत संस्कृति के आधार पर नहीं करी। अब विद्यार्थियों, अब ये प्रश्नावली आती है, और इस प्रश्नावली से संबंधित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करना है। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबंधताओं से अलग है। अब इसमें आप कैसे बताएंगे? इसमें आपको बताना है कि राष्ट्र जो है अन्य सभी सामूहिक संबंधताओं, जैसे कि परिवार हो गया, जनजाति हो गई, जातीयता हो गई, अन्य संगोत्रीय समूह हो गए, इनसे अलग है। जहां तक परिवार का प्रश्न है, तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों की परिवार परस्पर प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है। इसी प्रकार जनजातीय, जातीय और अन्य संगोत्रीय जो समूह होते हैं, वो वंश परंपरा द्वारा एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सदस्यों में अधिकांश से परस्पर कोई संबंध नहीं होता, और न ही वो सीधे तौर पर
सीधे तौर पर ही हम उन्हें कभी जान पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्र के जो विभिन्न सामूहिक संबंध होते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार ये विचार राष्ट्र राज्यों के निर्माण और उनको मिल रही चुनौती से परिणित होता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का अर्थ क्या होता है कि अन्य सामूहिक समूहों से भिन्न एक राष्ट्र द्वारा अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को निश्चित करने का अधिकार मांगना है। और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह मांग करता है कि उसे एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है विद्यार्थियों कि इससे एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। इस तरह आपको इसका उत्तर देखना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, उन्हें मुक्त कर सकता है और उन्हें में कटुता और संघर्ष भी पैदा कर सकता है। उदाहरण देकर बताना है आपको। तो इसमें हमने क्या बताना है कि राष्ट्रवाद के अंदर हमने बताना है कि किस प्रकार से हम एक साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं और किस प्रकार से एक विघटन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इस प्रकार से उत्तर देते हुए आपको बताना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है, इस प्रकार से लिखेंगे आप, और जो लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। कैसे? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण को हमने देखा था। इसी प्रकार से राष्ट्रवाद के कारण भी जर्मनी, इटली के हमने सुदृढ़ीकरण को देखा। इसी प्रकार से 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवाद के कारण ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई, रूसी साम्राज्य का विघटन हुआ, इसको हमने पढ़ा था इसमें। और एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में ब्रिटेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन सब का हमने देखा था। अब इसमें अगला प्रश्न आता है, वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी करनी है। तो इसमें क्या बताना है कि विश्व में राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए वंश, भाषा, धर्म, नस्ल में से कोई भी एक साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आंतरिक तौर पर इन सभी में विभिन्नताएं होती हैं। विश्व के सभी बड़े बड़े जो धर्म हैं आंतरिक तौर पर विविधता से भरे हुए होते हैं। इसी तरह एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान की भाषा से अलग होती है और एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों की संस्कृतियों में भी अंतर पाया जाता है। अब पांचवा प्रश्न आता है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर उदाहरण से रोशनी डालनी है आपको। तो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कई महत्वपूर्ण कारक है, जैसे सामान्य मातृभूमि की बात करें, इतिहास की बात करें, एकता की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो इनको उदाहरण देकर के आपको इन पर प्रकाश डालना है। छठा प्रश्न आता है, संघर्षरत राष्ट्रवादियों आकांक्षाओं के साथ बर्ताव करने में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक समर्थ होता है। कैसे होता है? तो संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ कैसे बर्ताव तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र में अधिक समर्थ होता है? जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी लोगों की, चाहे वे राष्ट्र के साथ हो या नहीं हो, अपने विचार रखने का अधिकार मिलता है उन्हें। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघर्षरत राष्ट्रवादी समूह के साथ बातचीत करके संभव हो तो उनकी इच्छानुसार समझौता भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अब बताना है आपको कि राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है। तो सीमाओं के अंतर्गत आप क्या बताएंगे? जैसे धार्मिक विभिन्नता हो गई, क्षेत्रवाद हो गया, आर्थिक असमानता हो गई, नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया, भाषा की समस्या हो गई और उचित शिक्षा प्रणाली का अभाव। इन समस्याओं को लेकर के आपको इनकी सीमाएं, ये जो सीमाएं बताई गई हैं इनका आपको वर्णन करना है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा भी जैसे राष्ट्र का आपको अर्थ बताना है ना, तो राष्ट्र का आपको अर्थ बताना है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, ऐसे कुछ प्रश्न आप इसमें हल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कौन से ऐसे कारक हैं जो राष्ट्र के उदय के समय सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसे प्रश्नों के आप उत्तर देंगे और विस्तृत रूप से और इनको हल कीजिएगा। और भी छोटे छोटे प्रश्न जो हैं इसके अंतर्गत आपके बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों की यह आपको पाठ राष्ट्रवाद जो है आपको संपूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है या प्रश्न का उत्तर देने में कहीं भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप में से पूछ सकते हैं और इसका समाधान किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा आपके साथ धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और
नमस्कार और धन्यवाद। और इसी के साथ इसी वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, समझिएगा और फिर हम आपसे मिलेंगे।